हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप लोगों का टारगेट पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पॉलीटेक्निक मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए हम अपने तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दो गोलों के आयतनों में 1:8 का अनुपात हो तो उनके वक्र पृष्ठों में अनुपात होगा। तो दोस्तों, हमें गोले का आयतन का अनुपात दिया हुआ है और हमें वक्र पृष्ठों में अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम आयतन से उसकी त्रिज्याएं निकाल लेंगे, उसके बाद हम वक्र पृष्ठों में अनुपात निकाल लेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसका जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व कर रखा है पहले से। तो देखिए दोस्तों, पहले हम मान लेंगे कि माना गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं तथा इनके आयतनों का अनुपात V1 अनुपाती V2 है। तो दोस्तों, प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न बोल रहा है कि दोनों गोलों का अनुपात 1:8 है, तो V1 अनुपाते V2 इज इक्वल टू 1:8 लिख लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख लिया है 4/3 V1 को लिख लिया है 4/3 पाई R1 क्यूब, और उसके बाद अपान में कर दिया 4/3 पाई R2 क्यूब बराबर 1/8। अब इसको जब 200 सॉल्व करेंगे तो 4/3 और पाई कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो बचेगा हमारा R1 क्यूब अपान R2 क्यूब बराबर 1/8। अब हम R1 क्यूब अपान R2 क्यूब को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? R1 अपान R2 का होल क्यूब बराबर 1/8। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो R1 बराबर R1 अपान R2 बराबर 1/2 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से हमारा जो त्रिज्या निकल गया है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम आगे। दोस्तों, अब हमें पूछा क्या था प्रश्न में? हमें वक्र पृष्ठों में अनुपात निकालना था दोस्तों। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका फार्मूला होता है, गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 4πr² होता है। तो दोस्तों, तो हमें इसका अनुपात निकालना है। तो दोस्तों, हम लिख लेंगे दोनों गोले के वक्र पृष्ठों का अनुपात बराबर 4πr1² अपान 4πr2²। यहाँ पर 4π और 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, बचेगा हमारा R1² अपान R2²। अब जिसको हम लिख सकते हैं R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। और उसके बाद हम इसको समीकरण नंबर 1 से R1 अपान R2 का जो मान है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो R1 अपान R2 का मान है 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 1/4 आ जाएगा। तो जो हमारा वक्र पृष्ठों में अनुपात आया 1:4 का अनुपात आया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों वो C नंबर सही होगा, 1:4। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? ये दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन 2019 में आ चुका है दोस्तों। 2019 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? 24,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब ब्याज छमाही दे पर होता है तो 1.5 वर्ष का छमाही कितना होगा? 3 छमाही होगा। और 10% वार्षिक ब्याज की दर से बोल रहा है, तो दोस्तों हम इसका छमाही जब निकालेंगे तो ये 5% छमाही ब्याज की दर से निकालेंगे। तो दोस्तों, इसका भी आंसर मैंने सॉल्व कर रखा है पहले से। तो देखिए दोस्तों, पहले दिया है लिख लेंगे हम अपना मूलधन बराबर 24,000 रुपये और ब्याज दर बराबर 10% वार्षिक। तो 10%, अब इसका छमाही निकालेंगे, चूँकि हमें छमाही पे निकालना है तो 5% छमाही हो जाएगा। और समय यन बराबर दिया 1.5 वर्ष बराबर, इसमें कितने छमाही होंगे? 3 छमाही होंगे। अब हम पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल करके उसके बाद हम उसमें से मूलधन घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने निकाल रखा है चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर
P इंटू 1+R/100 की पावर n होता है, जो फार्मूला है। ये हमारा जो है, ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों आगे मैंने सॉल्व कर रखा है। P हमारा 24,000 दिया, तो P का मान मैंने 24,000 रख दिया है। और उसके बाद दिया है R का मान 5 दिया, तो 5 रख दिया। 1+5/100 की पावर 3 लिख दिया है। चूँकि ये छमाही दे पे है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 रखा है। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 21/20 की पावर क्यूब। तो दोस्तों जब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 24,000 इंटू, अब 21/20 को हमने 3 बार लिख लिया कि चूँकि इसकी पावर क्यूब है 3 है, तो इसलिए मैंने 3 बार लिख लिया है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 0 से 0 3 0 कैंसिल हो जाएगा जी दोस्तों। उसके बाद 2 दूना 4 दूना 8, ये पूरा कैंसिल होगा। 8 3 24, 3 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 27,783 आ जाएगा दोस्तों। तो अब हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है? 27,783। अब हमें निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें फार्मूला क्या पता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्रधन A माइनस P मूलधन। तो दोस्तों मैंने वही किया है। अब A का मान हमने अभी अभी निकाला है 27,783 और मूलधन हमारा क्या है? 24,000। तो माइनस इसमें से 24,000 कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 3,783 आएगा। यही हमारा एकदम राइट आंसर है दोस्तों। तो देखते हैं ये इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों। 3,783। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ए नंबर सही ऑप्शन है। दोस्तों ये वाला भी हमारा आ चुका है पॉलीटेक्निक 2018 में आ चुका है दोस्तों। आप इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का क्या मान होगा? दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी मैंने कर रखा है पहले से। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे, उसके बाद हम मान लेंगे 2 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 10 की पावर माइनस z बराबर k। तो हम दोस्तों अलग अलग, जैसा कि सभी में बराबर लगा हुआ है तो सभी k के बराबर ही हैं, तो इसलिए हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो k बराबर 2 की पावर x हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसका आगे सॉल्व करेंगे इसको क्या लिख सकते हैं? k की पावर 1/x बराबर 2। और इसी प्रकार हम सभी का निकाल लेंगे। k बराबर 5 की पावर y, उसके बाद k की पावर 1/y इज इक्वल टू 5 और k बराबर 10 की पावर माइनस z। तो इसको क्या लिख सकते हैं? k की पावर माइनस 1/z बराबर 10। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए यही मेथड लगाते हैं। 2.5 इज इक्वल टू 10 होता है। अब यहाँ पर हमने जो मान निकाला है 2 बराबर k की पावर 1/x, 5 बराबर k की पावर 1/y और 10 की पावर k की पावर माइनस 1/z जो हमने मान निकाल रखा है उसी को दोस्तों मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो देखते हैं दोस्तों, यही मैंने यहाँ पर रख दिया है, पुट कर दिया है तीनों के मान। अब यहाँ पर हमें जो कॉमन दिख रहा है वो k है, तो k की पावर ये घाते जुड़ जाते हैं। जब बेस समान होता है तो घाते जुड़ जाती हैं। तो वही मैंने किया है यहाँ पर दोस्तों। k की पावर 1/x प्लस 1/y मैंने कर दिया है। अब दोनों बराबर है हमारा। उसके बाद अब इसके घातांकों की दोनों के बेस बराबर हैं, इसलिए हम इसके घातांकों की तुलना कर लेंगे दोस्तों। तो जैसे मैंने यहाँ पर तुलना कर लिया है दोस्तों, ये देखिए आप, घातों की तुलना करने पर तो हमें मिलेगा क्या? 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस 1/z हो जाएगा दोस्तों। तो जब हम इसको इस तरफ लाएंगे दोस्तों, 1/z को इस तरफ ले जाएंगे बराबर के इस तरफ, तो हमारा हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों?
जीरो आ जाएगा। तो हमारा देखते हैं, चलिए आंसर कौन सा सही है दोस्तों। यहाँ पर जीरो दोस्तों बी नंबर में आ रहा है, तो हमारा आंसर जो सही होगा वो दोस्तों बी नंबर सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वो बराबर किसके होती है, किसी स्थिर वस्तु को पार करने में तय की गई दूरी के बराबर ही रेलगाड़ी की लंबाई होती है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वस्तु जिसको रेलगाड़ी पार कर रही है वो वस्तु स्थिर होनी चाहिए, इसलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैंने सॉल्व कर रखा है पहले से। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। दिया है रेलगाड़ी द्वारा टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में लगा समय बराबर 40 सेकेंड। दोस्तों रेलगाड़ी को पार करने में लगा 40 सेकेंड में टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है, और किस स्पीड से पार करती है दोस्तों, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें, तो वैसा मैंने भी किया दोस्तों। देखिए आप लोग 36 × 5/18 बराबर, इसको हम सॉल्व करेंगे 18 18 का नंबर 18 18 दूना 36, तो 5 दूना 10 आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं। अब हमें निकालना क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। जैसे मैंने आपको लोगों को अभी अभी बताया कि रेलगाड़ी की लंबाई जो होती है वो स्थिर वस्तु को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी के बराबर होती है। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है दोस्तों। तो मैंने बराबर लगा के आगे सॉल्व कर लिया इसको। अब चाल हमारा अभी अभी मैंने निकाला 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 10 रख दिया, और समय हमें दिया था 40 सेकेंड, तो समय रख दिया 40। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 400 मीटर, जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों। 400 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं दोस्तों कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पर ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019 में आ चुका है दोस्तों। पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में आ चुका है दोस्तों, इसकी भी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको ये चैनल पर कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न आंकड़ों की माध्यिका है। तो दोस्तों ये हमारा जो आंकड़ा दिया है इसकी माध्यिका पूछ रहा है। सबसे पहले हम माध्यिका निकालने के लिए करते क्या है, सबसे पहले इसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं पूरे के पूरे आंकड़े को। तो वैसा मैंने भी किया दोस्तों। आगे चलिए आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं दोस्तों। दिया है आंकड़े 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 29, 20, 32। तो इसको आरोही क्रम में मैंने व्यवस्थित कर लिया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रखा है। तो आरोही क्रम में मैंने इसको व्यवस्थित कर लिया। अब हम पदों की संख्या पहले गिन लेंगे। अगर पदों की संख्या सम है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, अगर पदों की संख्या विषम है तो हम उसका फार्मूला दूसरा होता है। लेकिन यहाँ पर गिनने पर जो 10 अंक आ रहा है दोस्तों, ये हमारे पदों की संख्या सम में आ रही है, इसलिए माध्यिका के लिए फार्मूला यही वाला लगेगा दोस्तों। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान अपान 2। तो दोस्तों n के स्थान पर हम कितना रख देंगे, 10 रख देंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप रख दिया है। आप लोग देख सकते हैं 10/2 वें पद का मान प्लस 10/2 प्लस 1 वें पद का मान अपान 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो 2 का नम 2, 2 पंचे 10, और इसको भी 2 का नम 2, 2 पंचे 10 प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आगे आ जाएगा 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान अपान 2। अब हम दोस्तों यहाँ पर 5वें पद का मान क्या निकालेंगे, 1 2 3 4 5 जो मैंने आरोही क्रम में निकाल रखा है इसमें हम गिनेंगे
पाँचवें पद पर कौन सा नंबर है। तो 1 2 3 4 5, पाँचवें पे हमें मिल रहा है 29, इसलिए मैंने 29 रख दिया, प्लस किया। अब छठवें पद का मान जो रखना है, छठवें पद पर है 26, तो यहाँ पर 26 रख दिया है अपॉन 2। अब इसको दोस्तों हम आगे जब सॉल्व करेंगे 29 + 26 इज इक्वल टू 55 आ जाएगा अपॉन 2। अब 55 को हम काटेंगे जब 2 से, तो 27.5 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 27.5 हमारा करेक्ट आंसर है। जो इसकी माध्यिका आएगी 27.5 आएगी। तो दोस्तों चलिए हम मैच करते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। दोस्तों यहाँ पर सी नंबर हमारा सही आंसर है। ये भी हमारा 2018 में आ चुका है। दोस्तों मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो किसी न किसी ईयर में 1 से 2 साल के अंदर आए हुए हैं। दोस्तों इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, log बेस 5 log 5 1 अपॉन है log 5 बेस की पावर 1 अपॉन 125। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी मैंने नीचे कर रखा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। log बेस 5 की पावर 1 अपॉन 25 को हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 5 की पावर 1 अपॉन 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि log यम की पावर n बराबर n log यम होता है। तो दोस्तों इसका फार्मूला यूज करके हमने क्या कर दिया, 3 जो है वो आगे आ जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ मैंने 3 log 5 बेस की पावर 1 अपॉन 5 लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, log यम अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n। दोस्तों इसी फार्मूले का यूज़ करके मैंने यहाँ पर लिखा है 3 log बेस 5 की पावर 1 माइनस log बेस 5 की पावर 5। तो दोस्तों जैसा कि इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो log 5 की पावर 1 का जो मान होता है तो दोस्तों वो 0 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 रख दिया है। 3 मैंने बाहर लिख लिया है, बड़े ब्रैकेट के बाहर लिख लिया है। और log a की पावर a बराबर होता है दोस्तों 1, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया है। दोस्तों ये देखिए आप लोग 1 लिख लिया है। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, -3 आएगा। दोस्तों यहाँ पर हम आंसर मिला लेंगे, चलिए देखते हैं कौन सा सही होता है। तो यहाँ पर -3 डी ऑप्शन सही है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये पॉलीटेक्निक 2017 में आ चुका है। दोस्तों तो इसकी प्रैक्टिस भी आप ज़रूर कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप बताइए। दोस्तों हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसका परिमाप निकालना है दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है दोस्तों, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया कितना है हमें, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3 अपॉन 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने उसका फार्मूला रख दिया है दोस्तों, √3 अपॉन 4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर कितना है 4√3। अब √3 से √3 कैंसिल कर दिया मैंने। अब बचा क्या, बचा हमारा क्या है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब 1 अपॉन 4 इंटू भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बचा। अब मैंने 4 से इधर मल्टीप्लाइड कर दिया है दोस्तों। अब भुजा स्क्वायर जो हमारा 16 हो गया, नीचे ये देखिए हमारा 16 हो गया। भुजा स्क्वायर बराबर 16, तो भुजा बराबर हो जाएगा 4 दोस्तों। अब हमें निकालना परिमाप है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है दोस्तों। तो इसलिए हमने आगे उसका फार्मूला लिख दिया है दोस्तों। ये हमारा समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला होता है 3 इंटू भुजा। भुजा अभी हमने निकाला है
4 आई है, इसलिए भुजा के स्थान पर 4 पुट कर दिया है। तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 12 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर भी मिला लेते हैं दोस्तों। ये हमारा आंसर डी सही है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही है, 12 सेंटीमीटर। ये पॉलीटेक्निक 2019 में आ चुका है दोस्तों, इसलिए इसके भी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 4, 6 हैं तथा दूसरा निर्देशांक 2, -2 और 0, 2 हो तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। दोस्तों केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और तीनों त्रिभुज के निर्देशांकों से एक एक लंब देते हैं। तो हमारे जो बीच में जहाँ पर तीनों लंब मिलते हैं वही हमारा केंद्रक कहलाता है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखिए आप। त्रिभुज के निर्देशांक दिए हैं इसलिए हमने लिख लिया है। माना त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक x, y है। मैंने यहाँ पर जो है केंद्रक के निर्देशांक को मान लिया है x, y मान लिया है दोस्तों। तो अब हम x का मान निकालेंगे। अब x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, x बराबर x1 + x2 + x3/3 कर लेते हैं। और पूरा x1 और x2, यहाँ पर x1 बराबर 4 है, जहाँ x1 बराबर 4 है, x2 बराबर दिया है हमारा 1 सेकेंड, x2 बराबर दिया है 2 और x3 बराबर दिया है 0। तो यहाँ पर वही पुट कर देंगे हम, 4 + 2 + 0/3। तो ये टोटल हमारा x बराबर आ जाएगा 2 दोस्तों। अब इसी तरह y निकाल लेंगे, y1 + y2 + y3/3। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। इसलिए केंद्रक के जो निर्देशांक हो जाएगा दोस्तों 2, 2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है दोस्तों। चलिए आगे, यहाँ पर आंसर नंबर सी सही है, 2, 2 ऑप्शन सही है हमारा दोस्तों। तो चलिए हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। cos 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों। तो ये हमारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा cos a + b का फार्मूला लिखा हुआ है। तो cos a के स्थान पर कितना है, 20 ही दिया है और b के स्थान पर 70 दिया है। तो दोस्तों इसको हम ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। अब cos 90 का मान कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर सही होगा दोस्तों। ये भी पॉलीटेक्निक 2016 में आ चुका है दोस्तों, तो इसको भी आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे दे रखा है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले पार्ट में।